दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है और आप देख रहे हैं आईटी अड्डा। आज नेटवर्क प्लस सीरीज का ये नेक्स्ट वीडियो है माय डियर फ्रेंड्स। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम नेटवर्किंग डिवाइसेस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिले न करते हुए सिंपली हम वीडियो प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। सो आपके सामने माय डियर फ्रेंड्स टॉपिक मेंशन है, सो दैट इज द नेटवर्किंग डिवाइसेस एंड कुछ यहाँ पे नेटवर्किंग डिवाइसेस आपके सामने पिक्चर विद नेम अपीयर हो रही हैं, इंक्लूडिंग मॉडेम, एनआईसी, रिपीटर, हब, स्विच, ब्रिज, गेटवे। तो ये तमाम तरीके के नेटवर्किंग इक्विपमेंट और डिवाइसेस की हेल्प से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिवाइसेस, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स के बीच में कनेक्टिविटी बनाई जाती है। और इस कनेक्टिविटी के पीछे का रीजन ये है कि हम आपस में डेटा रिसोर्सिंग कर सकें। आप लोकल एरिया नेटवर्क की बात करें या वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें, बिना डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स के आप नेटवर्क में कनेक्टिविटी, इवन नेटवर्क में किसी प्रकार का कोई भी रिसोर्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो इन्हीं नेटवर्किंग डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स के बिहाफ पे हम नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाते हैं, जिससे हम सक्सेसफुली डेटा रिसोर्सिंग कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज इन्हीं सारे इक्विपमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। बेसिकली किस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का क्या रोल होता है और उसको कहां पे इस्तेमाल किया जाता है, वो किस प्रकार से कनेक्टिविटी बनाते हैं और इनके जो मैनर ऑफ वर्क होते हैं वो कैसे होते हैं। सो बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। सबसे पहला इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट तो नहीं है बट यहां पे हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली व्हाट आर द नेटवर्किंग डिवाइसेस। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होती हैं? जनरली आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू यू नो व्हाट इज नेटवर्किंग डिवाइसेस। तो आपसे सिंपली वो एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूअर ये कर रहा है कि आप नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में थोड़ा दो लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो नेटवर्किंग डिवाइसेस आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स और इक्विपमेंट यूज्ड टू फैसिलिटेट communication and the exchange of data between different devices within a computer network। इसका मतलब यह है कि नेटवर्किंग डिवाइसेस जो है वो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं जो आपको सुविधा प्रोवाइड कराते हैं, जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं कि आप कंप्यूटर्स और डिवाइसेस के बीच में कनेक्टिविटी बना के आप डेटा एक्सचेंज कर सकें। बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा मुख्य उद्देश्य होता है ट्रांजैक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस। तो ट्रांजैक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस में जब तक वो डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स, लैपटॉप और अन्य तमाम डिवाइसेस जब तक एक दूसरे से प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं होंगे तब तक हम डेटा रिसोर्सिंग नहीं कर सकते। तो डेटा रिसोर्सिंग के लिए कनेक्टिविटी कंपलसरी है और कनेक्टिविटी के लिए कनेक्टिविटी टाइप ऑफ डिवाइसेस जरूरी है। तो बेसिकली नेटवर्किंग डिवाइसेस और इक्विपमेंट और कंपोनेंट्स वे पर्टिकुलर डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स और कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बिहाफ पे हम नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाते हैं। अलग अलग स्तर पे कनेक्टिविटी बनाने या अलग अलग स्तर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेटवर्क में लगभग कितने प्रकार के डिवाइसेस का इस्तेमाल होता है। तो ये अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस। सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस इंक्लूडिंग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, हब, स्विच, राउटर, फायरवॉल, गेटवे, मॉडेम, रिपीटर। और यहाँ कुछ आपके सामने पिक्चर्स मेंशन हो रहे माय डियर फ्रेंड्स, और इन पिक्चर्स में साफ साफ दिखाया जा रहा है कि किस पर्टिकुलर डिवाइस का क्या नाम है और वो डिवाइस बेसिकली दिखता कैसा है। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं और समझते हैं सबसे पहला इक्विपमेंट। सो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक ऐसा प्राइम इक्विपमेंट है जिसके बिहाफ पे आप नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाते हैं। ये डिवाइस बेसिकली आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में लगा होता है, ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट, और इसके बिहाफ पे आप वायर्ड नेटवर्किंग कर सकते हैं। इसी की जगह पे यदि आप वायरलेस नेटवर्किंग करना चाहते हैं तो यही सेम कार्ड आपका वाईफाई का कार्ड होगा। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? इनेबल अ कंप्यूटर टू कनेक्ट टू अ नेटवर्क दैट इज ईथरनेट कार्ड और वाईफाई कार्ड। मतलब ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है और ये वायर्ड नेटवर्क में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का इस्तेमाल होता है जो आपके सामने पिक्चर में डिस्प्ले कर रहा है। और इसी के जगह पे यदि आप वायरलेस कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो आपको वाईफाई कार्ड की जरूरत पड़ेगी। दोनों ही कंपोनेंट्स का सेम काम है, मतलब आपके कंप्यूटर या लैपटॉप को नेटवर्क में कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए ये सबसे प्राइम और प्राथमिक डिवाइस होता है जो आपके लैपटॉप और कंप्यूटर में ही लगा होता है।
और इस पर्टिकुलर डिवाइस के बिहाफ पे, इस पर्टिकुलर कंपोनेंट्स के बिहाफ पे बेसिकली हम नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाते हैं। तो इट इज यूज्ड टू कनेक्ट कंप्यूटर इन द नेटवर्क। इसका काम है कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ना। जब तक ये कंपोनेंट आपके कंप्यूटर लैपटॉप में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तब तक आप केबल नेटवर्क नहीं बना सकते हैं। इसमें जो ये पोर्ट डिस्प्ले हो रहा है, इस पोर्ट को बोलते हैं, पोर्ट नेम जो होता है वो RJ45 इसको बोलते हैं। RJ का पूरा नाम यहाँ पे रजिस्टर्ड जैक है, 45 इसका यूनिक पर्टिकुलर डेडिकेटेड स्टैंडर्ड नंबर है। आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कम इन वेरियस टाइप्स एंड स्पीड्स, ईच डिजाइन फॉर स्पेसिफिक नेटवर्क आर्किटेक्चर्स एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। बेसिकली ये पर्टिकुलर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड दिखता तो सेम है, मतलब पोर्ट RJ45 ही होता है, लुक वाइज भी ऐसे ही होते हैं। और बेसिकली ये पर्टिकुलर PCI एक्सप्रेस का एक्सपेंशन कार्ड दिखाया गया है। और आज के डेट में कंप्यूटर लैपटॉप में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंटीग्रेटेड भी आते हैं। आप एडिशनल कार्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एडिशनल कार्ड ये आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। और ये दिखता सेम है बट इसकी स्पीड का खासा अंतर होता है। तो सबसे पहले नेटवर्क इंटरफेस कार्ड 3 अलग अलग स्टैंडर्ड में आते थे, अब इनकी स्पीड में काफी इजाफा हुआ है। तो ये अलग अलग तरीके के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अपनी स्पीड्स के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर दिए गए हैं। सबसे पहले 10 Mbps और 100 Mbps के ईथरनेट आते थे, जिनकी स्पीड 10 Mbps से 100 Mbps के बीच में हुआ करती थी। इसके बाद गीगाबाइट ईथरनेट आने लगे, जिनकी स्पीड 1 Gbps हुई। और इसके बाद आगे देखेंगे आप तो 10 गीगाबाइट 10 Gbps ऑफ ईथरनेट, 25 Gbps ऑफ ईथरनेट, 40 Gbps ऑफ ईथरनेट एंड 100 Gbps ऑफ ईथरनेट। मतलब ये काफी हाईएस्ट और फास्टेस्ट स्पीड है। बेसिकली जितने भी एंटरप्राइज नेटवर्क होते हैं या जितने भी नॉक सेंटर्स होते हैं या टेलीकम्युनिकेशन में जितने भी इंटरनल कनेक्टिविटी ऑफ इन्वायरमेंट होता है, वहां पे हम बहुत ही फास्टेस्ट इन्वायरमेंट में डेटा एक्सचेंज करते हैं। इस वजह से वहां पे हम बहुत हाई स्पीड ऑफ ईथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इस वजह से ईथरनेट के डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैटेगरीज हैं और ये कैटेगरीज आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती है, इसलिए आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये रहा हमारा सबसे पहला इक्विपमेंट जो आपके कंप्यूटर और लैपटॉप में ही पाया जाता है। बिना इसके नेटवर्क में कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। यदि आप नेटवर्क में कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले यही इक्विपमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा जो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में ऑलरेडी लगा होता है। ठीक है, तो ये पहला इक्विपमेंट है। इसके बाद इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट से जब हम कनेक्टिविटी बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट आता है वो आएगा हब। बेसिकली हब ये ओल्ड टाइप ऑफ डिवाइस हो गया। अब आज की डेट में हब का इस्तेमाल बहुत ही रेयर केसेस में होता है। हब की जगह पे रिप्लेस कर दिया गया है स्विच को। बट ये है क्या, इसको समझने की कोशिश करता है। हब एन ओल्डर डिवाइस दैट कंटेन्स मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस essentially and broadcasting data to all devices connected to it। मतलब ये एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट होता है, एक बॉक्स होता है जिसमें मल्टीपल RJ45 पोर्ट्स बने होते हैं। मतलब है कि कंप्यूटर के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से जो केबल्स आएंगी वो इसी पर्टिकुलर पोर्ट्स में लग जाएंगी और एक टोपोलॉजी का निर्माण करेंगे जिसको बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। यदि आपसे कोई पूछे कि हब का इस्तेमाल कहां होता है तो आप सीधे सीधे जवाब दे सकते हैं कि हब का इस्तेमाल हम स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बेसिकली स्विच का भी इस्तेमाल हम स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत ही करते हैं, बट हब और स्विच में खासा अंतर है। दोनों के जो काम है वो बेसिकली सेम है। दोनों ही सेंट्रल डिवाइस के फॉर्म में यूज होते हैं, दोनों ही कंप्यूटर्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं सेंट्रलाइज फॉर्म में, बट दोनों के जो मैनर ऑफ वर्क होते हैं, काम करने के जो तरीके होते हैं वो काफी भिन्न है। सो अब यहां समझने की कोशिश करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इट इज अनइंटेलिजेंट एंड अनमैनेजेबल डिवाइस। अनइंटेलिजेंट से क्या मतलब है? अनइंटेलिजेंट से मतलब ये है माय डियर फ्रेंड्स कि ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट सिंपल हार्डवेयर इक्विपमेंट्स होता है और ये कंप्यूटर्स को एक दूसरे से जोड़ देता है। साथ के साथ ये किसी प्रकार का कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस इस्तेमाल नहीं करता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस का मतलब ये है ये किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस पे काम नहीं करता है। मतलब है कि ये मैक एड्रेस पे काम नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी पोर्ट किसी पोर्ट को एक डेटा भेज रहा है तो जिस पोर्ट से डेटा भेजा जा रहा है वो पोर्ट अगले सारे पोर्टों के लिए ब्रॉडकास्टिंग कर देता है।
मतलब ये वाला पोर्ट आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि बेसिकली डेटा आ कहां से रहा है और डेटा को जाना कहां पे है। यही इसका ड्रॉबैक हुआ करता था। तो ये एक ऐसा इक्विपमेंट था माय डियर फ्रेंड जो अनइंटेलिजेंट था। अनइंटेलिजेंट का मतलब ये डेटा फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता था, किसी भी पर्टिकुलर डेटा के लिए ब्रॉडकास्टिंग कर देता था। मतलब किसी पर्टिकुलर पोर्ट से जो भी डेटा प्राप्त होता था उसको अन्य सारे पोर्टों पे डेटा फॉरवर्ड कर देता था, जबकि स्विच में यही खासा अंतर है कि स्विच जिस पर्टिकुलर पोर्ट से प्राप्त करती है और अगले जिस पर्टिकुलर पोर्ट पे डेटा जाना होता है उस पोर्ट से पोर्ट को फॉरवर्ड कर देती है, बीच के पोर्टों को इन्वॉल्व नहीं करती है। यही हब और स्विच में अंतर है। तो हब अनइंटेलिजेंट इस वजह से कहा गया, ये किसी पर्टिकुलर मैक एड्रेस पे बेस्ड नहीं है, और जब तक कोई डिवाइस मैक एड्रेस पे बेस्ड नहीं होगा तब तक वो कंप्यूटर्स के बीच में फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता है कि किस कंप्यूटर से डेटा आ रहा है और किस पर्टिकुलर कंप्यूटर को जाना है। क्योंकि कंप्यूटर में जो लैन कार्ड लगा होता है, लैन कार्ड पे ही एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस होता है जिसे बोलते हैं मैक एड्रेस, और इस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के आधार पे ही डेटा फिल्ट्रेशन हो सकता है। और ये पर्टिकुलर हार्डवेयर जो है, जो आपके सामने पिक्चर में दिख रहा है जिसको बोलते हैं हब, इस पर्टिकुलर डिवाइस में कोई पर्टिकुलर मैक एड्रेस स्टोर करने की व्यवस्था नहीं होती है, क्योंकि एक सिंपल हार्डवेयर इक्विपमेंट होता है, ना ही इसमें सॉफ्टवेयर होता है और ना ही किसी ऐसी प्रकार की मेमोरी टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स इस्तेमाल होते हैं जो नेटवर्क में सारे लाइन कार्ड्स के मैक एड्रेस को स्टोर कर सके। इसका मतलब है कि ये मैक एड्रेस का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता है, और मैक एड्रेस का इस्तेमाल ना करने की वजह से इसे हम अनइंटेलिजेंट डिवाइस कहते हैं। साथ के साथ इसे अनमैनेजेबल डिवाइस क्यों कहा जाता है? अनमैनेजेबल डिवाइस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें किसी प्रकार का सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व नहीं है। स्विच में सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व होता है, मतलब स्विच में एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम, और उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करके हम उस पर्टिकुलर स्विच जैसे डिवाइस को मैनेज कर सकते हैं कि किस पोर्ट से किस पोर्ट की कनेक्टिविटी बनानी है, या किस पोर्ट से किस पोर्ट्स के बीच में पेयरिंग करनी है या नहीं करनी है। ऐसे तमाम तरीके के कॉन्फ़िगरेशन स्विच पे पॉसिबल है, जबकि हब पे ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए अनमैनेजेबल डिवाइस कहा जाता है। अब इसी की डिटेल में जाएंगे। It means hub operate at the physical layer of the OSI मॉडल। बेसिकली ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो OSI मॉडल के फिजिकल लेयर पे काम करता है, एंड वर्क बाय सिंपली ब्रॉडकास्टिंग इनकमिंग डेटा पैकेट टू ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। मतलब जो भी पर्टिकुलर डेटा पैकेट इस पर्टिकुलर डिवाइस पे आता है उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट की ब्रॉडकास्टिंग कर देता है। मतलब वो पैकेट एक पोर्ट से रिसीव करता है एंड सेंड टू ऑल पोर्ट्स, ठीक है। एंड दिस मीन्स दैट व्हेन अ हब रिसीव डेटा, जब हब कोई पर्टिकुलर डेटा रिसीव करता है, इट ट्रांसमिट्स दैट डेटा टू ऑल डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। मतलब किसी एक पोर्ट से प्राप्त करेगा और सारे पोर्टों पे भेज देगा, रिगार्डलेस ऑफ इंटेंडेड रिसिपिएंट। मतलब किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिसिपिएंट को कैटेगराइज ना करके ये सबको डेटा फॉरवर्ड कर देता है। यही इसका ड्रॉबैक है। इसी गतिविधि के आधार पे हब को अनइंटेलिजेंट प्रोडक्ट बोला गया है, और इसमें सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व ना होने की वजह से हम इसे ऑपरेट नहीं कर सकते, अपने अकॉर्डिंग इसको चला नहीं सकते, इस वजह से इसे अनमैनेजेबल डिवाइस बोला गया है। और बेसिकली ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट जो है वो स्टार टोपोलॉजी में यूज होता है। तो ये डिटेल्ड आपके लिए काफी है, और इस तरीके से 10 Mbps ओवर 100 Mbps के लगभग हब्स मार्केट में अवेलेबल अभी भी हैं, लोग यूज कर रहे हैं। जहां पे छोटा नेटवर्क है, 4 6 10 कंप्यूटर के बीच की कनेक्टिविटी है, वहां पे अमूमन हम हब इस्तेमाल में ले लेते हैं, क्योंकि स्विच एज कंपेयर टू हब काफी कॉस्टली आती है, उसको लेना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस वजह से लोग हब स्विच की जगह हब इस्तेमाल कर लेते हैं छोटे नेटवर्क के लिए। तो हब बेसिकली 2 प्रकार के आया करते थे। सबसे पहला हब था पैसिव हब। पैसिव हब में ये एलईडीज नहीं होती थी, जो पोर्ट के सामने एलईडीज लगी होती हैं, मतलब जो पोर्ट के स्टेटस को बताती हैं कि पोर्ट एक्टिव है, डीएक्टिव है, डेटा ट्रांसमिटिंग कर रहा है या आइडल सेशन में है। तो ये पोर्ट के स्टेटस को व्यक्त करती हैं। तो जिसमें एलईडीज नहीं आती थी उन्हें हम पैसिव हब कहते थे, मतलब विदाउट एलईडीज। इसके बाद हब में ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन था कि किस पर्टिकुलर पोर्ट में कनेक्टिविटी है नहीं है। ऐसी सिचुएशन मतलब ट्रबल शूटिंग में हमें काफी डिफिकल्टी फेस होती थी। इस वजह से अगला जो हब रिकॉग्नाइज किया गया वो एक्टिव हब हुआ। तो एक्टिव हब में पोर्ट के सामने एक छोटी छोटी एलईडीज लगा के आई, और उस पर्टिकुलर एलईडीज के बिहाफ पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पोर्ट एक्टिव है, कौन सा डीएक्टिव है।
तो इस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स हब एक ऐसा इक्विपमेंट है जो स्टार टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। इसका काम है सिर्फ कंप्यूटर को जोड़ना और जोड़ने के बाद कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग डेटा को फॉरवर्डिंग करेंगे और इस डेटा फॉरवर्डिंग में किसी प्रकार का कोई फिल्ट्रेशन नहीं करेगा। मतलब जो पर्टिकुलर डिवाइस जिसको डेटा भेज रही है वो उस पर्टिकुलर डिवाइस पे पहुंच जाएगा अमूमन जनरली, बट किसी प्रकार का कोई फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज नहीं किया जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट द हब माय डियर फ्रेंड्स। इसके बाद हम सीधे मूव करते हैं अगली डिवाइस जिसका नाम है स्विच। एज कंपेयर टू हब, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है और मैनेजेबल प्रोडक्ट है। सबसे पहली बात, स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि ये लैन कार्ड के ऊपर जो मैक एड्रेस होता है उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के आधार पर डेटा फॉरवर्डिंग करती है, इस वजह से ये इंटेलिजेंट कही गई है। ये मैनेजेबल डिवाइस है क्योंकि इसके अंदर एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे बोलते हैं इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम IOS, और इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करके स्विच को अपने अकॉर्डिंग मैनेज किया जा सकता है कि कौन सा पोर्ट किस पोर्ट से कनेक्ट हो, कौन सा पोर्ट किस पोर्ट से कनेक्ट ना हो। तो इस पे VLAN, VTP, इंटर VLAN टाइप ऑफ प्रैक्टिकल्स पॉसिबल हैं, इस वजह से इस पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेजेबल प्रोडक्ट कहा गया है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा हम डिटेल में जाते हैं। यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन लोकल एरिया नेटवर्क, जो हब का काम था वही स्विच का काम है। लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम है, बेसिकली कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स और अन्य इथरनेट टाइप ऑफ डिवाइसेस को ये जोड़ने का काम करती है। मैनेजेस switches manage a flow of data between devices on the same network by using MAC address। मतलब सेम नेटवर्क के अंतर्गत ये पर्टिकुलर डिवाइसेस के डेटा फ्लो को मैनेज करता है मैक एड्रेस के आधार पे। मतलब कोई पर्टिकुलर पोर्ट या डेटा को रिसीव कर रहा है और किसी अगले पोर्ट पे भेजना है तो स्विच पहले उस पर्टिकुलर डेटा पैकेट को रोकेगी, होल्ड करेगी, उसमें सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को मैच करेगी, मतलब मैक एड्रेस को फिल्टर करेगी, अपने अंदर जो स्टोर मैक एड्रेसेस हैं उन मैक एड्रेसेस को मैच करेगी और एग्जैक्टली पोर्ट टू पोर्ट डेटा फॉरवर्ड कर देगी। इसका मतलब है कि स्विच एक प्रकार का इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है जो ये जानता है कि डेटा कहां से आ रहा है और डेटा को जाना कहां पे है। इसकी यही गतिविधि इसको इंटेलिजेंट बनाती है। क्योंकि इस व्यवस्था प्रणाली में यह मैक एड्रेस का यूज करता है। मैक एड्रेस मतलब जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होंगे सारे कंप्यूटर के लैन कार्ड पे एक स्पेसिफिक एड्रेस पाया जाता है जिसका नाम है मैक एड्रेस, और ये मैक एड्रेस पर्टिकुलर लैन कार्ड की यूनिक आइडेंटिटी होता है। इससे ये व्यक्त होता है कि किस पर्टिकुलर लैन कार्ड से डेटा आ रहा है क्योंकि उसका मैक एड्रेस इन्वॉल्व होता है, और किस पर्टिकुलर लैन कार्ड को डेटा जा रहा है उसका भी मैक एड्रेस इन्वॉल्व होता है। और स्विच के अंदर ये सारे मैक एड्रेसेस पहले से स्टोर कर लिए जाते हैं और इसी व्यवस्था प्रणाली के आधार पर स्विच इंटेलिजेंट प्रोडक्ट कहलाती है। अगला स्पेशल रॉम आईसी, एक स्पेशल रॉम आईसी पाई जाती है जिसका नाम है ASIC, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किटरी, जो कि मदरबोर्ड की सर्किट पे पाई जाती है। और इस पर्टिकुलर आईसी के अंदर जितने भी मैक एड्रेसेस होते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर स्विच से कनेक्टेड जितने भी मैक एड्रेसेस होंगे, जितने भी लैन कार्ड कनेक्टेड होंगे, जितने भी कंप्यूटर्स और लैपटॉप कनेक्टेड होंगे, सारे लैन कार्ड के मैक एड्रेसेस को इसी पर्टिकुलर आईसी में स्टोर कर लिया जाता है और एक टेबल बना दी जाती है जिसे बोलते हैं मैक टेबल। और स्विच उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर फिल्ट्रेशन करके डेटा को एग्जैक्ट पोर्ट टू पोर्ट फॉरवर्ड करता है और इसकी यही गतिविधि स्विच को इंटेलिजेंट बनाती है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो स्विच के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये भी एक स्टार टोपोलॉजी का प्रोडक्ट है, स्टार टोपोलॉजी में ही इसका इस्तेमाल होता है। मतलब ये मल्टीपल कंप्यूटर्स और डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ये एक प्रकार का सेंट्रल डिवाइस है और इसका इस्तेमाल हमेशा स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं स्विच के 3 मुख्य कार्य। स्विच के 3 मुख्य कार्य कुछ इस प्रकार से है माय डियर फ्रेंड्स, जिसमें सबसे पहला है एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लर्निंग से मतलब ये है कि स्विच की मदरबोर्ड की सर्किट के ऊपर एक स्पेसिफिक रॉम आईसी पाई जाती है जिसको बोलते हैं ASIC। ASIC का पूरा नाम प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा है, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। और इस पर्टिकुलर रॉम आईसी का काम है स्विच से कनेक्टेड जितने भी लैन कार्ड्स होंगे उन सारे लैन कार्ड्स के ऊपर उनका जो मैक एड्रेस पाया जाता है उस मैक एड्रेस को स्विच अपने उस रॉम आईसी में स्टोर कर लेती है और एक पर्टिकुलर टेबल का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं मैक टेबल। तो मैक टेबल से स्विच को एक फायदा मिल जाता है कि जिस पर्टिकुलर पोर्ट से जो भी डेटा आ रहा है, सपोज करो कोई डेटा पैकेट स्विच के थ्रू किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू एंटर हुआ तो स्विच इस पर्टिकुलर डेटा पैकेट को सबसे पहले होल्ड करेगी। होल्ड करने के बाद उस पर्टिकुलर भेजे गए और प्राप्त करने वाले दोनों का ही एड्रेस जो है मैक एड्रेस को फिल्टर करेगी, मतलब मैच करेगी और अपने स्टोर्ड मैक टेबल में ऑलरेडी उसको मैच करेगी
और एग्जैक्टली डेटा को पोर्ट टू पोर्ट फॉरवर्ड कर देगी। तो ये सबसे पहली गतिविधि है एड्रेस लर्निंग, और जब तक स्विच के पास एड्रेसेस लर्न नहीं होंगे तब तक स्विच इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्मेंस नहीं दे सकती है। तो स्विच का सबसे पहला काम है एड्रेस लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। यहां कुछ डिटेल्स दी गई हैं, डिटेल्स आप पढ़ लेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि स्विच किस प्रकार से एड्रेस लर्निंग करती है। बेसिकली स्विच परफॉर्म एड्रेस लर्निंग टू बिल्ड एंड मेंटेन अ टेबल इज कॉल्ड अ मैक टेबल। मतलब स्विच सबसे पहले जितने भी कनेक्टेड लैन कार्ड्स होंगे उन सारे लैन कार्ड्स के मैक एड्रेस को बेसिकली एक्सेस करके अपने पर्टिकुलर रॉम चिप में स्टोर कर लेगी, और उसकी यही गतिविधि एड्रेस लर्निंग कहलाती है। और जितने भी मैक एड्रेसेस होते हैं सारे मैक एड्रेसेस स्टोर कर लेती है, एंड दैट एसोसिएट्स टू मैक एड्रेसेस विद इन द स्पेसिफिक स्विच पोर्ट्स enabling efficient and डायरेक्ट फॉरवर्डिंग ऑफ डेटा विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब है कि लोकल एरिया नेटवर्क अंतर्गत इस पर्टिकुलर स्विच से जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड होंगे सारे कनेक्टेड लैन कार्ड के मैक एड्रेस को स्टोर करके एक टेबल बना लेगी जिसे मैक टेबल बोलेंगे, और उसी पर्टिकुलर मैक टेबल के अकॉर्डिंग डेटा फिल्ट्रेशन करके एग्जैक्ट डेटा को पोर्ट टू पोर्ट फॉरवर्ड कर पाएगी। अगला जो एक्टिविटी है उसे बोलते हैं फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन। मतलब फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन का मतलब यह है कि स्विच एक निर्णय ले पाती है कि एग्जैक्टली कहां से डेटा आया है और कहां को जाना है। इसके लिए मैक एड्रेस को होना बहुत कंपलसरी है, इसलिए सबसे पहली गतिविधि है एड्रेस लर्निंग। एड्रेस लर्निंग के बाद स्विच जो है, देखो यहां से ध्यान से, एग्जामिन द डेस्टिनेशन मैक एड्रेसेस। मतलब किस पर्टिकुलर पोर्ट से डेटा आ रहा है, किस पर्टिकुलर पोर्ट पे डेटा जाना है, उन दोनों ही कनेक्टेड लाइन कार्ड के मैक एड्रेस को मैच करेगी और डेटा को एग्जैक्ट पोर्ट टू पोर्ट फॉरवर्ड कर देगी। इसे बोलते हैं फॉरवर्ड फिल्टर डिसीजन। मतलब यह है कि सबसे पहले डेटा को एड्रेस को लर्न कर लेगी, लर्न करके एक टेबल बना लेगी और उसी टेबल में पोर्ट को मिला के मतलब मैच करके फिल्टर कर करके डेटा को फॉरवर्ड करती है। इसकी यही गतिविधि इसको इंटेलिजेंट प्रोडक्ट बनाती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से मैक एड्रेस का इस्तेमाल करती है और मैक एड्रेस के इस्तेमाल से ये एक डिसीजन ले पाती है कि एग्जैक्टली डेटा आ कहां से रहा है और डेटा को जाना कहां पे है। लास्ट एक्टिविटी है माय डियर फ्रेंड्स स्विच की, जिसे बोलते हैं लूप अवॉइडेंस। लूप अवॉइडेंस का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक मैकेनिज्म काम करता है, ये एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल काम करता है जिसे बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग स्विच वर्क करती है। और ऐसी स्थिति में होता क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश करें। सपोज दैट कोई पर्टिकुलर लैन कार्ड, मतलब सपोज दैट इस पर्टिकुलर स्विच में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं इसमें कोई एक पर्टिकुलर कंप्यूटर बार बार लूप क्रिएट कर रहा है। लूप का मतलब एक प्रकार की नेटवर्क ट्रैफिक। नेटवर्क ट्रैफिक जनरेट कैसे होती है, सपोज करो कि किसी लैन कार्ड ने अभी जस्ट रिसेंटली डेटा फॉरवर्ड किया है और उस पर्टिकुलर स्विच में कोई डैमेज की सिचुएशन आ जाती है, तो स्विच उसी सेम डेटा को बार बार नेटवर्क में फॉरवर्ड करता रहता है। मतलब वो अपनी फॉरवर्डिंग पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और उसी सेम डेटा पैकेट को बार बार नेटवर्क में रिलीज करता रहता है। जब एक ही डेटा पैकेट नेटवर्क में बार बार घूमेगा तो वो एक प्रकार की नेटवर्क ट्रैफिक क्रिएट कर देगा और उसी नेटवर्क ट्रैफिक को नेटवर्क लूप कहा जाता है। और ऐसी एक्टिविटी जिस पर्टिकुलर लैन कार्ड या जिस पर्टिकुलर कंप्यूटर या जिस पर्टिकुलर पोर्ट के थ्रू हो रही है, उस पर्टिकुलर पोर्ट को, उस पर्टिकुलर लैन कार्ड को स्विच कुछ टाइम के लिए डिसअलोकेट कर देगी इस सारे पोर्टों से, मतलब नेटवर्क से डिसअलोकेट कर देगी तब तक जब तक कि वो अपनी इस एक्टिविटी पे कंट्रोल नहीं कर लेता है। तो ऐसी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी, ये जो लास्ट एक्टिविटी है, ये एक प्रकार से नेटवर्क ट्रैफिक ना क्रिएट हो सके, नेटवर्क लूप ना जनरेट हो सके, इसलिए स्विच जो है लूप अवॉइडेंस की एक्टिविटी भी परफॉर्मेंस देती है, जो कि स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल पे बेस्ड होता है और उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इन सब की डिटेल आगे चल के बहुत ही बृहद स्तर पे करने वाले माय डियर फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आज मेरा मोटिव था कि सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, जिससे कि आप सारी चीजों को विजुलाइज कर सकें और यदि आपसे इंटरव्यू में कोई सवाल जवाब हो रहा है तो आप उसको इजीली आंसर कर सकें। सो माय डियर फ्रेंड्स, अभी हमने जस्ट समझा स्विच के बारे में और स्विच की एक्टिविटीज के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले डिवाइस की तरफ, जो है राउटर। राउटर एक ऐसा प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स जिसका लोकल एरिया नेटवर्क में कोई काम नहीं है। मतलब है कि यदि आप डेफिनेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, डेफिनेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सीधे बोल सकते हैं कि ये आईएसपी लेवल का प्रोडक्ट है, ये इंटरनेट लेवल का प्रोडक्ट है, इसका लोकल एरिया नेटवर्क में कोई काम नहीं है। और इसके मुख्यतः 3 एक्टिविटीज आपके सामने मेंशन्ड है, इनके डिटेल भी में भी आगे चलेंगे। तो सबसे पहले राउटर करता क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब एक या एक से अधिक नेटवर्क, 2 या 2 से अधिक नेटवर्क्स के बीच में डेटा फॉरवर्डिंग का काम करता है।
and routers connect multiple network together and determine the best path for data to travel। मतलब बेसिकली इसका काम लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं है, तो इसका वाइड एरिया नेटवर्क में 100% काम है। बेसिकली आईएसपी लेवल का प्रोडक्ट माना जाता है और राउटर का मेन काम है बेसिकली इंटरनेट की दुनिया में डिफरेंट नेटवर्क्स को, बेसिकली आईपी नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना, पाथ सर्चिंग करना, रूट डिटर्मिनेशन और रूट डिफाइन करना, ये तमाम एक्टिविटी परफॉर्मेंस देता है आपका राउटर। सो माय डियर फ्रेंड्स, दूसरे पैराग्राफ पे देखेंगे। सो इट इज एन आईएसपी लेवल ऑफ प्रोडक्ट, इट इज ऑलवेज यूज ऑन इंटरनेट लेवल, देयर आर 3 मेन फंक्शंस परफॉर्म बाय द बेसिकली राउटर। सो यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक्स हो गई है। सो बेसिकली यहाँ स्विच को इग्नोर करके आप राउटर को समझेंगे, ठीक है। सो बेसिकली पाथ सर्चिंग सबसे पहला एक्टिविटी है, पाथ सर्चिंग। राउटर का काम है पाथ सर्चिंग करना, राउटर का काम है रूट डिटरमाइन और रूट को डिफाइन करना, और तीसरा काम है डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं और वन बाय वन इनकी एक्टिविटी को समझने की कोशिश करते हैं। राउटर का पहला फंक्शन है पाथ सर्चिंग। Routers use various algorithms and protocols to perform path searching or determine the best path for forwarding packets between different networks or destinations. The process of finding the best paths involves assigning multiple factors such as network topologies and available paths, links, cost and congestions. बेसिकली राउटर एक ऐसा प्रोडक्ट है माय डियर फ्रेंड्स जो पूरी तरीके से आईपी एड्रेस पे बेस्ड है। मैं आपको एक छोटी सी परफॉर्मेंस, छोटा सा एक परफॉर्मर बताता हूं कैसे राउटर काम करता है। बेसिकली जब भी आप इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनेट में मोस्टली आप वेबसाइट्स को ब्राउज करते हैं, ठीक है। और जब भी आप वेबसाइट ब्राउज करते हैं तो वेबसाइट का जैसे ही नेम लिख के आप हिट करते हैं, जैसे आपने लिखा www. whatever कुछ भी आप xyz.com, जिस पर्टिकुलर वेबसाइट को आप रीच करना चाहते हैं उस वेबसाइट का आपने होस्ट नेम लिख के एंटर मारा। होस्ट नेम का मतलब होता है www.google.com। ये इसका पूरा नेम जो है वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है और इसे ही होस्ट नेम बोला जाता है। सो बेसिकली आपका कभी भी वेबसाइट के थ्रू जो कनेक्टिविटी बनती है वो डायरेक्ट वेबसाइट के जो नेम से, वो होस्ट नेम से कभी कनेक्टिविटी नहीं बनती है। आप ध्यान रहे, आपकी जो कनेक्टिविटी बनेगी आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन का, जिस किसी वेबसाइट को आपने खोलने की कोशिश की है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है, जब ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी आपके सामने वेबसाइट खुल के आती है। अब इसके बीच में राउटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत कंपलसरी है, क्योंकि आपका जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट आईपी एड्रेस है। आप जिस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं उसका आईपी एड्रेस डिफरेंट हो सकता है। सो बेसिकली जब तक राउटर इन्वॉल्व नहीं होगा तब तक आपके डिफरेंट नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। सबसे पहला चैलेंज है कि जब उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस अलोकेट ही नहीं किया जाएगा, मींस जब तक वो आईपी एड्रेस ढूंढा ही नहीं जाएगा, सर्च ही नहीं किया जाएगा, तो आपको कनेक्टिविटी कैसे बन पाएगी उससे। तो राउटर का पहला काम है आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस को बेसिकली सर्च करना। वो ओवरऑल वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड वेब में कहाँ पे बेसिकली लोकेटेड है, कहाँ पे वो बेसिकली है, उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करना अपने नेबर्स राउटर के बिहाफ पे, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी पाथ सर्चिंग कही जाती है, ठीक है। वो अलग तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वो फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशंस का यूज करते हैं, वो अलग फंडामेंटल है। बट कहने का मतलब है कि आपके द्वारा हिट किए गए वेबसाइट के आईपी एड्रेस के बिहाफ पे राउटर उस पर्टिकुलर वेबसाइट को, मींस उस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को पूरे वर्ल्ड वाइड सर्च आउट करेगी, फाइंड आउट करेगी। उसकी यही एक्टिविटी जो है वो पाथ सर्चिंग कहलाती है। जब वो डेस्टिनेशन मिल जाता है तो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट रूट फाइंड आउट करना भी राउटर का काम होता है, जो इसकी अगली एक्टिविटी है। सो अगली एक्टिविटी है रूट डिटर्मिनेशन और डिफाइन अ रूट। बेसिकली रूट डिटर्मिनेशन ऑल्सो नोन एज अ डिफाइनिंग द रूट इज अ क्रूशियल फंक्शन परफॉर्म बाय द राउटर। सबसे इंपॉर्टेंट और खतरनाक काम होता है राउटर के द्वारा कि रूट कैसे डिफाइन करेगा।
उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए रूट कैसे डिफाइन करेगा? क्योंकि राउटर के जितने भी नेबर्स होते हैं वो सारे नेबर्स इसको उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग पाथ अवगत कराते हैं। उस अलग अलग पाथ को में उस सारे अलग अलग डिफरेंट पाथ्स में से इसको बेस्ट पाथ्स फाइंड आउट करना होता है। तो बेसिकली इसकी ये एक्टिविटी काफी कॉम्प्लिकेटेड होती है और राउटर इसको इजीली परफॉर्मेंस दे देता है क्योंकि बहुत सारे मैट्रिक्स एल्गोरिथम का इस्तेमाल करता है राउटर और उन मैट्रिक्स कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी के बेस पे ये अपने डेस्टिनेशन को एग्जैक्टली जजमेंट कर पाता है और उसी बेस्ट पाथ्स या शॉर्टेस्ट पाथ्स फर्स्ट का यूज करके ये बेस्ट डेस्टिनेशन को फाइंड आउट कर लेता है। So basically when a router receive an incoming packets, it needs to decide where to forward that data packet to reach its intended destinations. This process involves determining the best path or route for the packet to traverse through the network. Basically overall the concept is कि जब भी पर्टिकुलर कोई डेस्टिनेशन इसको फाइंड आउट होता है तो डेस्टिनेशन से ऑलमोस्ट कई सारे इसको अलग अलग रूट्स फाइंड आउट होते हैं और उन सारे अलग अलग रूट्स में राउटर सबसे बेस्ट रूट को फाइंड आउट करने के लिए कुछ मैट्रिक्स कैलकुलेशन एल्गोरिथम टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी यूज करता है जिसके बिहार पर राउटर अपने डेस्टिनेशन के लिए एग्जैक्ट रूट को डिसाइड कर पाता है और उसकी एग्जैक्ट रूट को डिसाइड करना ही रूट डिटर्मिनेशन और डिफाइनिंग द रूट कहा जाता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एकदम क्लियर लिखा है, मेंशन है, आप इसको नोट डाउन जरूर करके चलेंगे जिससे आपको सारे कंसेप्ट विजुलाइज हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, अंतिम जो फंक्शनैलिटी है वो है राउटर अलग अलग आईपी नेटवर्क्स को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। सपोज करो आप जहां कहीं पे भी हो, आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से गूगल को ब्राउज करना चाहा, क्योंकि गूगल का आईपी कुछ और है और आपका आईपी कुछ और है। जब तक ये दोनों डिफरेंट आईपी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपके सामने गूगल ओपन ही नहीं होगा। तो बेसिकली डिफरेंट आईपी नेटवर्क्स को एक दूसरे से जोड़ना, क्योंकि पूरी दुनिया में यदि IPv4 को एनालाइज करेंगे तो 4.2 बिलियन ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं, हैविंग अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स आल्सो। तो ये जो अलग अलग आईपी नेटवर्क्स हैं, अलग अलग NIDs हैं, जब तक ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे तब तक आपके सामने कुछ भी एक्सेस नहीं होगा। तो राउटर का तीसरा मुख्य कार्य है अलग अलग आईपी नेटवर्क्स को जोड़ना। कनेक्टिंग टू और मोर आईपी नेटवर्क्स यूजिंग राउटर इन्वॉल्व्स कॉन्फ़िगरेशन द राउटर टू फैसिलिटेट communication between these networks. Routers are crucial devices that determine the best path for the data to travel and between different networks based on their IP addresses. मतलब राउटर के ऊपर जो IP कॉन्फ़िगर किया जाएगा वो पर्टिकुलर IP एड्रेस एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल के अंतर्गत कॉन्फ़िगर किया जाता है और वो राउटिंग प्रोटोकॉल का काम ये है कि अलग अलग different types of networks of IP addresses को एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराना। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अभी जस्ट समझा राउटर एक प्रोडक्ट है जिसका यूज इंटरनेट स्तर पे किया जाता है, ISP लेवल का प्रोडक्ट है। इसके तीन मुख्य काम है, पाथ को सर्च करना, रूट को डिफाइन करना और डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करना। यदि आपसे कोई शॉर्ट वे में आंसर पूछ रहा तो आप सिंपली बता सकते हैं कि राउटर इज एन ISP लेवल प्रोडक्ट which is basically totally work on the internet, and it is basically used to connect different networks to each other, and it is also responsible for path searching and route determination. तो इतने में ही इंटरव्यूअर आपको जजमेंट कर लेगा कि आपको राउटर के बारे में काफी कुछ आइडिया है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगले प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं बेसिकली व्हाट इज फायरवॉल। फायरवॉल में ब्रैकेट में लिखा है सिक्योरिटी डिवाइस। ये एक प्रकार का सिक्योरिटी डिवाइस होता है। Security device in the sense a security device that monitors and controls incoming and outgoing networks traffics based on predetermined security rules. It acts as a barriers between the trusted internal network and untrusted external networks like the internet. So basically जब आप अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं तो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंटरनेट आ रहा है, आपके कंपनी के इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंटरनेट आ रहा है, आपके इंटरनेट और आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच में एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी इक्विपमेंट लगा देते हैं और उस पर कुछ रूल्स अप्लाई कर देते हैं, सिक्योरिटी पैरामीटर्स अप्लाई कर देते हैं, जिसे बोलते हैं बेसिकली फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन।
फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग बहुत सारी पोर्ट लेवल सिक्योरिटीज, सर्विस लेवल सिक्योरिटीज, तमाम तरीके की हम इस पे सिक्योरिटीज अप्लाई कर देते हैं और उन सिक्योरिटीज के यहाँ पे फिल्टर होके हमारा डेटा हमारे नेटवर्क में आता है या हमारे नेटवर्क का कोई भी डेटा फिल्टर होके आउट ऑफ नेटवर्क जाता है। तो फायरवॉल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल और यहाँ पे विंडोज फायरवॉल। तो विंडोज फायरवॉल भी कुछ हद तक काफी तरीके से आपके एक्सटर्नल थ्रेड्स को बेसिकली डिटेक्ट करता है, बट जो हार्डवेयर फायरवॉल है इसका मेनली जो काम है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे है और इस पर्टिकुलर डिवाइस के द्वारा कंप्लीट फिल्ट्रेशन प्रोसेस डन होता है, मतलब किसी प्रकार की कोई अनवांटेड ट्रैफिक आपके नेटवर्क में एंटर नहीं हो सकती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, फायरवॉल एक प्रकार का सिक्योरिटी डिवाइस है जो आपके इंटायर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करता है एक्सटर्नल अनट्रस्टेड नेटवर्क्स, मींस इंटरनेट की दुनिया से आने वाले जितने भी हैकर्स हैं उन हैकर से तमाम तरीके की सर्विसेज से, प्रोटोकॉल से, वायरसेस से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्शन देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप तो आपको कंसेप्ट विजुलाइज हो रहा होगा। वीडियोस टाइमली पॉज करते चलेंगे और साथ के साथ थ्योरी कंप्लीट नोट डाउन करते चलेंगे जिससे आपको कंप्लीट कंसेप्ट विजुलाइज हो सके। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। सो इट इज गेटवे। A gateway is a networking device, software programs that serves as entry or exit point to another network. It acts as an interface between different networks that may use different protocols, technologies, or communication methods. Gateways play a crucial role in facilitating communication and enabling data transfer between disparate networks. सो माय डियर फ्रेंड्स, एग्जैक्टली होता क्या है? होता यह है कि गेटवेज कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। बेसिकली हार्डवेयर गेटवे जो होता है वो टू डिफरेंट नेटवर्क्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। कैसे? सपोज करो कि आपके पास दो डिफरेंट टोपोलॉजीज है, एक स्टार टोपोलॉजी रनिंग है, दूसरे रिंग टोपोलॉजी रनिंग है। तो हमें अच्छी तरीके से पता है, जब आप नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज पढ़ते हैं तो आपको टेक्नोलॉजीज के एक्सेस मेथड्स भी पढ़ाया जाता है। एक्सेस मेथड्स का मतलब उनके डेटा और सेंडिंग रिसीविंग का जो मैकेनिज्म है एग्जैक्टली वो कैसा है। तो जब स्टार टोपोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि स्टार टोपोलॉजी के अंतर्गत जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक एक्सेस मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इट इज कॉल्ड एज CSMA/CD, CSMA/CD, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस फॉर कोलिजन डिटेक्शन। और उसी सेम वे में रिंग टोपोलॉजी में भी एक कोलिजन डिटेक्शन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यूज होती है। इट इज कॉल्ड टोकन पासिंग। तो दोनों अलग अलग टोपोलॉजीज में जो डेटा एक्सेस मेथोडोलॉजीज यूज होती हैं वो डिफरेंट है। तो जब इनके डेटा एक्सेस मेथड अलग होंगे तो ये आपस में एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट वेंचर में काम कर सकते हैं। सो बेसिकली ये आपके सामने अलग अलग नेटवर्क्स को, मतलब डिफरेंट टोपोलॉजीज को एक दूसरे से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करानी है तो गेटवेज का इस्तेमाल किया जाता है। और इस केस में अलग अलग प्रोटोकॉल्स, टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट कराना है तब हम गेटवेज का इस्तेमाल करते हैं। गेटवेज कई अलग अलग तरीके के हो सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। गेटवे में प्रोटोकॉल गेटवे हो सकता है, एड्रेस गेटवे हो सकता है, ट्रांसलेशन गेटवे हो सकता है, सर्विस गेटवे हो सकता है और तमाम तरीके के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेटवेज हो सकते हैं। और इन सारे गेटवेज का काम है कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट करना। जैसे आपके नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर में आप इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि आपके बेसिकली मोबाइल डिवाइस पे या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आपके डिफॉल्ट गेटवे में असाइन होता है। मोबाइल में भी वो होता है और लैपटॉप में भी होता है डिफॉल्ट गेटवे, और वो पर्टिकुलर डिफॉल्ट गेटवे आपके लैपटॉप में, मोबाइल में, कंप्यूटर में हर जगह होता है। और उस पर्टिकुलर गेटवे के आधार पे ही आप अपने सेंट्रल डिवाइस मींस वायरलेस राउटर एक्सेस पॉइंट से कनेक्ट होते हैं और वो एक्सेस पॉइंट आपको इंटरनेट की दुनिया से जोड़ देता है। सो बेसिकली वहां पे एड्रेस गेटवे काम कर रहा है। जब तक वो पर्टिकुलर गेटवे का आईपी एड्रेस आपके गेटवे में नहीं असाइन होगा तब तक आप अपने इंटरनेट राउटर से नहीं कनेक्ट हो पाएंगे। तो ऐसे तमाम तरीके के गेटवेज का इस्तेमाल होता है माय डियर फ्रेंड्स। गेटवे डिफाइन करता है कि आपके नेटवर्क में ट्रैफिक आ कहां से रही है और आपके नेटवर्क की ट्रैफिक आउट ऑफ नेटवर्क जा कहां से रही है। तो एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिफाइन करता है गेटवे माय डियर फ्रेंड्स। गेटवे का बहुत अलग अलग रोल है
और आगे चल के इसके डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि गेटवे एक प्रकार का एंट्री और एग्जिट पॉइंट है जो अलग अलग प्रोटोकॉल्स को, टेक्नोलॉजीज को एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स और समझते हैं मॉडेम का क्या काम है। मॉडेम का हमारी दुनिया में काफी अच्छा और अहम रोल है। It is basically used to convert analog signal into digital so that easily we can access an internet on the phone line via SIM card, via phone line। आप यदि इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी चाहते हो तो आप मॉडेम बहुत कंपलसरी है। So modem stands for modulate and demodulator, basically modulator and demodulator। It converts digital data from a computer into an analog signal for transmission over telephone or cable lines and then converts the analog signal back into the digital at its receiving end। So basically कंडीशन क्या है, यदि आप अपने मोबाइल को एनालाइज करो तो मोबाइल में जो सिम कार्ड लगा है उस सिम कार्ड तक जो सिग्नल आ रहा है वो एनालॉग सिग्नल आ रहा है। मतलब यदि आप अपने मोबाइल में डेटा फोन इनेबल ना करें, मोबाइल डेटा, सो बेसिकली आप मोबाइल डेटा इनेबल नहीं करेंगे, सिर्फ आप कॉलिंग कर सकते हैं। मतलब आपके मोबाइल सिम कार्ड तक जो सिग्नल आ रहा है वो एनालॉग सिग्नल आ रहा है और एनालॉग सिग्नल सिर्फ आपको वॉइस सपोर्ट प्रोवाइड करा सकता है। मतलब आप सिर्फ बातचीत कर सकते हैं। यदि उसी मोबाइल पे आपको डेटा एक्सेसिबिलिटी लेनी है, मतलब वीडियोस भी देखनी है, वॉइस चैटिंग करनी है, वीडियो कॉलिंग करनी है, वीडियो डाउनलोडिंग करनी है, यूट्यूब देखना है, तो व्हाटएवर, इसके लिए आपको डिजिटल सिग्नल रिक्वायर्ड होगा। तो डिजिटल सिग्नल बनाने के लिए एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट, कंपोनेंट, डिवाइस, प्रोडक्ट, कार्ड, यूएसबी, PCI स्लॉट्स टाइप ऑफ और एक्सटर्नल बॉक्सेस टाइप ऑफ मॉडेम कार्ड्स अवेलेबल है जो आपके एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करते हैं और डिजिटल सिग्नल के बेसिस पे आप इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, आज की डेट में हमारे कंपनीज में या फिर हमारे होम ऑफिसेज में, इंस्टीट्यूशंस में, साइबर कैफेज में आपको बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट देखने को मिलते हैं जो बेसिकली वाईफाई का मॉडेम होते हैं। तो फोन लाइन डायरेक्ट उसमें लग जाती है, वो डिजिटल बनाती है और वाईफाई के द्वारा वायरलेसली कनेक्ट होकर एक दूसरे से इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। सो मॉडेम एक प्रकार का इक्विपमेंट है जिसका काम है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल बनाना, जिससे कि आप मोबाइल फोन के द्वारा, आप यूएसबी मॉडेम के द्वारा, आप एक्सटर्नल मॉडेम के द्वारा, आप इंटरनल मॉडेम के द्वारा इंटरनेट एक्सेस कर पाए। चूंकि एनालॉग लाइन सिर्फ वॉइस को सपोर्ट करती है और डिजिटल सिग्नल जो है वो हर तरीके के डेटा सर्विस को, डेटा पैकेट्स को सपोर्ट करता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं अगला इक्विपमेंट क्या है। सो अगला इक्विपमेंट इज रिपीटर। Repeater basically it acts as an amplifier, so amplifies or regenerates signal to extend the range of a network। आपने देखा होगा जनरली रोड साइड में एक ब्लैक बॉक्स लगा होता है जिसमें एक केबल इन हो रही थी, दूसरी आउट हो रही थी। यहाँ पे आप देखो एक PoE बॉक्स लगा हुआ है, पावर ओवर इथरनेट बॉक्स। इसमें एक इन पोर्ट है, एक आउट पोर्ट है। तो बेसिकली PoE में होता क्या है कि आपको रेंज जो है एक्सटेंड करना है। रेंज एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि यदि आप जनरली देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क में जो केबल्स मूव करती हैं उनका लेंथ 100 मीटर्स बताया जाता है, जबकि वो सिग्नल 60 to 70 मीटर्स जाते जाते वीक होने लगता है। तो जहां पे बेसिकली वीक हो रहा है सिग्नल, वही पर्टिकुलर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को जजमेंट लेके एक डिवाइस लगा दिया जाता है, इट इज कॉल्ड रिपीटर। और वहां से दोबारा आपका सिग्नल पूरी तरीके से बूस्ट होके, कुछ एरर वेरर चेक होके, पूरा दोबारा एम्पलीफाई होके सिग्नल आगे डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर जाता है। सो बेसिकली जहां पे आपको लगता है कि आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है केबल के माध्यम से, और कहीं जहां पे आपके सिग्नल्स जो है वो वीक हो रहे हैं, वहीं पे केबल को कट करके हम रिपीटर लगा देते हैं। रिपीटर का सिंपल सा काम है, ये सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, बूस्ट करता है, छोटे मोटे एरर्स को चेक करता है और सिग्नल को बूस्ट करके आगे डेस्टिनेशन के लिए फॉरवर्ड कर देता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपने रोड साइड बहुत सारे ब्लैक बॉक्सेस देखे होंगे जिसमें एक केबल इन हो रही है, एक आउट हो रही है। सो बेसिकली वही है रिपीटर। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप सो आपको सारा कंसेप्ट यहाँ पे विजुलाइज हुआ होगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट बेस्ट एक्सप्लोरेशन के साथ माय डियर फ्रेंड्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।